हेलो एवरीवन। हम ल्यूसेंस जीके में पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। ये है उसका थर्ड पार्ट। अब हम जानते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो पर्ल हार्बर पर जो अटैक हुआ था उसके बाद अमेरिका सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शामिल हो गया था। अमेरिका ने इंग्लैंड पर प्रेशर बनाया, बोला तुम्हारे हाथ से सिंगापुर तो जा ही चुका है, बर्मा की कॉलोनी भी जा चुकी है और हम पर यहाँ जापान अटैक कर रहा है। हमें भारत की ज़रूरत है। अगर भारत हमारे साथ नहीं आया तो भारत की कॉलोनी भी तुम्हारे हाथ से खो दोगे, वो भी चली जाएगी। तो तुम वहां से मिशन भेजो, भारत के नेताओं को समझाओ कि इस युद्ध में हमारा साथ दे। तो प्रेशर में आकर विल्स्टन चर्चिल ने मिशन भेजा। मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेज दिया गया भारत में इस मिशन के साथ। ये प्रपोजल्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड तक अडॉप्ट कर लिए जाते अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्हें एक्सेप्ट करती। अब इस प्रपोजल के फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहला था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। तो युद्ध खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो आपका खुद का संविधान बनाएगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ये कौन बनाएगा? भारतीय लोग। और ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? राज्यों की जो प्रोविंशियल असेंबली है वहां से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पर, यानी सभी राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्रिप्स प्रपोजल ने फिर से डोमिनियन स्टेटस की बात की। फिर दूसरा कहा आप आज़ाद होने के बाद कॉमनवेल्थ में रहना चाहते हैं कि नहीं, यानी इंग्लैंड से किस तरीके के रिलेशंस रखना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। इंग्लैंड आप पर किसी तरीके से कोई राज नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा स्वायत्तता आपको दे दी जाएगी। फिर कहा गया एक ही इंडियन यूनियन होगी जिसमें सारे प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स आएंगे। फिर कहा गया अगर कोई भी राज्य, कोई भी प्रिंसली स्टेट भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो आप उसको फोर्स नहीं करोगे, उसका अलग संविधान हो सकता है। क्या कांग्रेस को यह मंजूर होता कि भारत में एक से ज्यादा संविधान हो? ये जानबूझकर क्लॉज डाला गया था। विल्स्टन चर्चिल की बदमाशी थी ये। अब अमेरिका के प्रेशर की वजह से मिशन तो भेजना ही था, लेकिन चर्चिल पूरी तरीके से एक साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। वो नहीं चाहता था कि इंग्लैंड का साम्राज्य इस युद्ध के कारण खत्म हो। उसे इंग्लैंड की सारी कॉलोनीज को बचाकर रखना जरूरी था, ये उसकी सोच थी। और जैसे ही चर्चिल गया उसके तुरंत बाद भारत को आज़ादी मिल गई। क्लीमेंट एटली आया 1945 में चुनाव जीतकर, और क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी। इसके अलावा एक और क्लॉज था, वो ये था कि भारत की जो आर्मी है वो ब्रिटिश हैंड्स में रहेगी, यानी गवर्नर जनरल वहां बैठा रहेगा चाहे भारत आज़ाद हो जाए। तो ये वाले जो पॉइंट है ना, उस पर पूरा मामला बिगड़ गया। कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसमें क्लीमेंट एटली वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद नए प्रधानमंत्री बने थे और ये थे लेबर पार्टी से, और ये आज़ादी के पक्ष में थे। 15 मार्च 1946 में क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि भारत को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक होगा। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? ये है कि भारत के जो लोग हैं वो खुद तय करेंगे कि भारत के लोगों को आगे का रास्ता कैसे तय करना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, सब वो खुद तय करेंगे। और 3 सदस्यों को भेजा गया भारत, और ये जो 3 सदस्य हैं ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन को कहते हैं कैबिनेट मिशन। इन 3 सदस्यों के नाम इम्पोर्टेंट हैं। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, फिर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भेजने का मतलब है कि आज़ादी तो अब मिल ही चुकी है, बस अब वो कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये तय करना बाकी है। और यही तय करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की जा सके, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जा सके। अब इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जब तक संविधान सभा अपना संविधान बनाकर लागू करे तब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट होती है, यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट। 3 हफ्तों तक इन्होंने सभी भारतीय पार्टियों के साथ चर्चा करी
और फाइनली 16 मई को अपना रिकमेंडेशन दिया। कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट किया एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम, यानी कि इसमें कहा गया कि भारत एक ही रहेगा, अखंड रहेगा। पाकिस्तान की जो डिमांड है उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने कहा केंद्र सरकार के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन होगा, बाकी जितने भी लिस्ट है, सब्जेक्ट्स हैं, वो सब जाएंगे प्रोविंसेस के पास। कांग्रेस इस बात से नाखुश थी क्योंकि वे जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो भारत एक नहीं रह पाएगा। इनके अकॉर्डिंग सेंटर होगा कमजोर और राज्य होंगे मजबूत। अब अगर कोई कम्युनल इशू आता है लेजिस्लेचर में तो उस पर डिसीजन कैसे लिया जाए, तो जो भी दोनों कम्युनिटीज इन्वॉल्व है उनका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसके अलावा उन लोगों को वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। फिर जो टोटल मेंबर्स है जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट है उनकी वोटिंग होगी और जिस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी, मेजॉरिटी वोटिंग होगी, उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। अब हम आते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। तो इसके तहत ब्रिटिश रूल भारत में खत्म हो गया 15 अगस्त 1947 को। इस एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसे अमेंड किया गया और इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसका ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे वो उनसे छीन लिए गए, लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो अभी भी गवर्नर जनरल बने रहेंगे। तो अभी 8-10 महीनों के लिए हेड ऑफ स्टेट माउंटबेटन ही थे। अब वॉइसरॉय को चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि वॉइसरॉय वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया था, वाइस रॉयल, यानी रॉयल की तरफ से जो वाइस रॉयल होगा ना, क्राउन की तरफ से जो काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्राउन का तो कुछ सीन है ही नहीं, तो इसलिए इसे चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। और माउंटबेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ये पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमने प्रेसिडेंट का पद स्थापित किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने। 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सेंट्रल लेजिस्लेचर जैसा काम कर रही थी पूरी स्वायत्तता के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बना था 1950 तक, तब तक शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से ही हो रहा था। इस एक्ट के कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दे दी गई थी कि आप इंडिया पाकिस्तान में से कुछ एक चुन लीजिए और दोनों में से कुछ भी चुनना नहीं चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो कई सारे इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, और कई सारे हैं जो भारत के बीच में थे लेकिन पाकिस्तान चुनना चाहते थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़। कुछ ऐसे प्रोविंसेस भी थे जो पाकिस्तान में थे जोग्राफिकली, लेकिन उन्हें भारत में शामिल होना था, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आज का जो खैबर पास का इलाका है ना पाकिस्तान का, वो वाला। तो लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर उसके अलावा पंजाब और बंगाल का पार्टीशन, ये एक बहुत दुखद त्रासदी थी भारत के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।